So dear students, today we are going to discuss second part of free radicals. तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एलिफेटिक फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है। आज के पार्ट में हम एरोमेटिक फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक फ्री रेडिकल्स, और उसके बाद देखेंगे फ्री रेडिकल्स कहाँ जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स आखिर कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। हमने कहा था एलिफेटिक फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हाइपर कंजुगेशन और डिपेंड्स अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट। एज नाउ लेट अस स्टार्ट एरोमेटिक फ्री रेडिकल्स। हमारे पास में फॉर एग्जांपल ये फ्री रेडिकल है, ये बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग। मैंने आपको क्या कहा है, अगर हमारे बेंजीन रिंग में इस हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सब जगह यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इसको फिनाइल रिंग कहते हैं। यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला, कार्बन के साथ बॉन्ड किया, दिस इज कार्बन। इस कार्बन पे अगर रेडिकल है तो इसको कहते हैं फिनाइल रेडिकल। ये हमारा फिनाइल रेडिकल है और बेंजाइल रेडिकल। इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। तो बेंजिलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है टू बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजिलिक कार्बन। अगर आपके बेंजिलिक कार्बन पे रेडिकल है तो उसे कहते हैं बेंजिलिक रेडिकल। ना दे सी दिस बेंजिलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल। वाई? मैंने आपको एक रूल बताया है, दैट्स RHI रूल। पहले अगर आपके कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, हाइपर कंजुगेशन भी होती है, रेजोनेंस भी होती है, तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हम अभी एग्जांपल्स भी करेंगे। ना सी दिस इज बेंजाइल रेडिकल और फिनाइल रेडिकल। इसी तरह हम एक और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल सकते हैं, इसके बदले हम बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग अटैच है कार्बन से। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हमने निकाला, उसके बाद हमने एक और बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग यहाँ पे लाई। तो सी यहाँ पे भी कार्बन पे रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है। यहाँ पे कार्बन पे जो रेडिकल है वो डायरेक्टली अटैच है ओनली वन बेंजीन रिंग, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है टू टू बेंजीन रिंग्स। सो दिस इज प्राइमरी फिनाइल रेडिकल, प्राइमरी फिनाइल रेडिकल, this is primary phenyl radical or primary benzyl radical, and this is secondary phenyl radical. Why secondary? Because in this case carbon bearing radical is directly attached to two other rings. ना इसी तरह हम इस हाइड्रोजन को भी रिमूव करके एक और फिनाइल ग्रुप लगा सकते हैं। अगर हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, अब मैं इसको ऐसे शो करूँगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ से फिनाइल ग्रुप अटैच हुई, यहाँ से एक और फिनाइल ग्रुप अटैच हुई। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप, फिनाइल रिंग्स अटैच की। दिस विल बी कॉल्ड टर्शियरी फिनाइल रेडिकल, दिस इज 3 डिग्री एरोमेटिक रेडिकल। नाउ सी इनकी स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। मैंने आपको कार्बोकैटायंस में भी कहा था आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सी व्हाई दीज आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक फ्री रेडिकल्स। सी यहाँ पे इस रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे लाइक दिस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इस रेडिकल का इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन रह गया उसको हम इस कार्बन पे लेंगे। तो क्या हुआ, जो हमारा फ्री रेडिकल था वो अब बेंजीन रिंग के कार्बन पे आ गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब हम इसी तरह क्या कर सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ओनली वन हेडेड एरो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे रेडिकल। ना अब क्या कर सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड, और इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे टू हियर, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी। आपको पता है रेजोनेंस में रूल है, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कंपाउंड में आती है। द मोर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मोर इज स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट, इस रेडिकल को यहाँ से शिफ्ट, इस रेडिकल को यहाँ ले जा सकते हो।
तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस आएगी, एक और स्ट्रक्चर बनेगी, दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ पे CH2 रेडिकल। तो ये जो CH2 रेडिकल है ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस हुआ। तो हमने क्या देखा, जो ये एरोमेटिक रेडिकल था ये स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गई, 1 2 3 4 एंड 5। सी एक बेंजीन रिंग से 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गए, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग से 5 इससे बनेंगी, 5 इससे बनेंगी, तो यहाँ पे 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगी। और यहाँ पे 5 इससे, 5 फ्रॉम दिस, 5 फ्रॉम दिस, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स विल बी मोर। इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगी कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर। जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस होती है वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज टर्शियरी फिनाइल रेडिकल, टर्शियरी फिनाइल रेडिकल, देन सेकेंडरी फिनाइल रेडिकल, देन प्राइमरी। मैंने आपको कहा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिंग को हम pH लिख सकते हैं। तो ये pH है, ये pH है, ये pH है, तो कितने pH है, 3 pH होल थ्राइस, और ये अटैच है कार्बन से, दिस बिकम्स टर्शियरी फिनाइल रेडिकल। ये भी pH है, ये भी pH है, तो इसको ऐसे लिखते हैं pH होल ट्वाइस CH रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी फिनाइल रेडिकल। यहाँ पे एक ही pH है तो इसको लिखेंगे pH CH2, ये हुआ प्राइमरी फिनाइल रेडिकल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है टर्शियरी फिनाइल रेडिकल, देन सेकेंडरी फिनाइल रेडिकल, देन प्राइमरी फिनाइल रेडिकल, उसके बाद एलाइलिक रेडिकल, उसके बाद एलिफेटिक रेडिकल्स। ये बनता है ऑर्डर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स का। नाउ लेट अस डू सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम स्टेबिलिटी। तो लेट अस डू एग्जाम्पल्स। हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे। ये हमारे पास CH2 रेडिकल है। अब बता मुझे ये कौन सा रेडिकल है, प्राइमरी फिनाइल रेडिकल। अगर मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच करूँगा, CH3 ग्रुप। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में भी हम यहाँ पे CH2 रेडिकल लेंगे, मतलब प्राइमरी फिनाइल रेडिकल, लेकिन यहाँ पे हम Cl ग्रुप अटैच करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे भी हम प्राइमरी फिनाइल रेडिकल लेंगे, लेकिन यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच करेंगे। ना आपको पता है इसमें भी रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी, तो आर इफेक्ट तीनों में सेम है, बिकॉज इन ऑल ऑफ देम देयर इज ओनली वन फिनाइल ग्रुप। ना दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप। आपको पता होना चाहिए ये ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप प्लस I ग्रुप, और Cl ग्रुप क्या है, -I ग्रुप, और NO2 ग्रुप क्या है, -I ग्रुप। तो आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, जो प्लस I इफेक्ट होता है, प्लस I ग्रुप्स जो होते हैं, प्लस I ग्रुप्स क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी, दे इंक्रीज स्टेबिलिटी। प्लस I ग्रुप्स इंक्रीज स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और -I ग्रुप क्या करता है, -I ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, किसकी, फ्री रेडिकल की और कार्बोकेटाइन की। -I ग्रुप डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, वो डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। ना सी यहाँ पे भी आर इफेक्ट, यहाँ पे भी आर इफेक्ट, यहाँ पे भी आर इफेक्ट सेम है, बिकॉज देयर इज ओनली वन फिनाइल ग्रुप। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे स्टेबिलिटी, अब हम डिटरमाइन करेंगे इस वाले ग्रुप से। ये ग्रुप क्या है, +I ग्रुप। +I ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी। तो जो ये स्ट्रक्चर A है, दिस इज स्ट्रक्चर B, दिस इज स्ट्रक्चर C। यहाँ पे +I ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे -I, यहाँ पे -I। जहाँ +I वो ज़्यादा स्टेबल, देन A इज मोर स्टेबल। नाउ सी, यहाँ पे भी -I ग्रुप है, यहाँ पे भी -I ग्रुप है। -I ग्रुप क्या करता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम करता है। अब सोचो, अगर कोई ग्रुप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम करता है, जो जितना ज़्यादा -I होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी को कम करेगा। नाउ सी, NO2 ग्रुप इज हैविंग मोर -I इफेक्ट देन Cl ग्रुप। तो NO2 ग्रुप ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा फ्री रेडिकल को कंपेयर टू Cl ग्रुप, बिकॉज इसका -I पावर कम है कंपेयर टू इसका। जिसका -I पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा अनस्टेबल करेगा सिस्टम को, देयरफॉर B will be more stable than C. This is how questions are asked. Now let us take one more example. जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और उतना ज़्यादा आप
कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेट अस टेक दिस इज OMe। OMe मीन्स मिथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमें CH2 रेडिकल है। सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे NO2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें है CH2 रेडिकल। ना आप बताओ मुझे A ज़्यादा स्टेबल है B से या B ज़्यादा स्टेबल है A से। ना अब देखेंगे इनमें कौन कौन से इफेक्ट्स ऑपरेट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग देयर इज R इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग देयर इज R इफेक्ट, तो दोनों में बेंजीन रिंग बराबर है, R इफेक्ट सेम है। अब देखो ये जो NO2 ग्रुप है ये हमारा -I ग्रुप है, जहाँ भी -I ग्रुप है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है। अब अगर इस ग्रुप को देखेंगे, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस ऑक्सीजन एटम है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंजुगेशन में होंगे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे तो इसको कहते हैं +M इफेक्ट। तो +M इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है कंपेयर टू +I इफेक्ट, और कंपेयर टू, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट थिंग्स मे गेट क्लियर। यहाँ पे CH3 लेंगे, यहाँ पे CH2 रेडिकल, दिस इज C। नाउ सी, इसमें -I ग्रुप है, यहाँ पे -I ग्रुप है, यहाँ पे +I ग्रुप है, और यहाँ पे +M ग्रुप है। मैंने आपको क्या कहा है, RHI रूल। पहले आपको देखना है अगर तीनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो आपको देखना है R इफेक्ट, या इसी को हम M इफेक्ट कहते हैं। जहाँ M इफेक्ट होगा वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, +M इफेक्ट है, तो +M इफेक्ट की वजह से ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, A will be more stable. Now out of these two, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी, मीन्स B is least stable. Now in C there is +I group. I group increase, +I group increase करता है stability. Therefore C is more stable than B. This is how you have to approach questions. Now let us see how these free radicals are generated. ये generate कैसे होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कैसे कहेंगे दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम कैसे कहेंगे किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को, अगर कोई रिएक्शन दी हुई होगी हम कैसे कहेंगे इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कैसे हमारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं। Let us see how free radicals are generated. The number first condition for the generation of free radicals is photolysis, reaction which is carried out in presence of light. Photolysis, अगर आप किसी भी रिएक्शन को in presence of light carry out करते हो, light means in presence of h nu, where h is Planck's constant, nu is the frequency of the light. For example, ये हमारे पास लाइट है, यहाँ से कोई भी वेव हमारे पास आई, लाइट रे आई, इस वेव की कोई वेव लेंथ होगी दैट इज लैम्डा। दिस लैम्डा जब ये स्ट्राइक करेगी किसी मॉलिक्यूल पे, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होंगे, दैट दिस इज E0 और E1, दिस इज E2, दिस इज E3। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, दैट्स h nu, इस वेव की एनर्जी जो है, इस लाइट की जो एनर्जी है, दैट्स E इज इक्वल टू h nu। जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उस एनर्जी से क्या होता है, एक्चुअली एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब उससे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरी स्टेट में चला जाता है ना। जब भी हम कोई रिएक्शन कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ h nu, तो क्या होता है, उस वक्त फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इज if you carry out a reaction in presence of h nu. What is h nu? H nu indicates that light, because energy of a photon it's equal to h nu. हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू NH nu, और यहाँ हम सिंपली h nu लिखते हैं। तो ये जो h nu है, दिस इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन, E इज इक्वल टू h nu। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर किसी भी रिएक्शन को, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कैरी आउट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ h nu, तो वहाँ पे जनरेट होंगे फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहली कंडीशन जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या है, व्हेनेवर अ रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, free radicals are generated. Now see how the free radicals might have been generated over here. Let us see, we have for example reaction between CH4 and Cl2. It gives
CH3, Cl and HCl. This reaction is carried out in presence of light H nu. If there is H nu present, if there is H nu shown over here, we certainly say that the reaction is free radical reaction. तो क्या होता है लाइट से, ये जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है ClCl, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जब इस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन मतलब ये जो हमारा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक होता है इन सच ए वे, दिस ब्रेक्स इन सच ए वे सो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। मैंने आपको कहा है अगर किसी एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, और यू कैन राइट ट्वाइस Cl रेडिकल। क्यों? बिकॉज इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास गया, ये हमारे पास जनरेट हुआ रेडिकल। तो यहाँ पे जनरेट होता है रेडिकल्स, बिकॉज ऑफ H nu जनरेशन ऑफ रेडिकल्स टेक्स प्लेस। ना सी ये जो अब हमारा रेडिकल बन गया, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा CH3H। अब क्या होगा, ये रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा मीन्स HCl। अब इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो मिथाइल ग्रुप के पास आ गया, हमारे पास जनरेट होगा कार्बन सेंटर्ड मिथाइल रेडिकल प्लस हमारे पास जनरेट होगा HCl। ना फर्दर रिएक्शन हो सकती है, क्या क्या रिएक्शन हो सकती है वो हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, जब भी कहीं पे H nu की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो वहाँ पे जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल्स। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट क्या करता है, होमोलिटिक फिशन ऑफ दिस बॉन्ड, होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ना नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, number first was free radicals are generated in presence of light. When you have light, free radicals are always generated. Number second, if the reaction is carried out in presence of peroxides. Number second, in presence of peroxides, in presence of peroxide, in presence of peroxides, जब भी कोई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ peroxide होगी तो वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ना अब ये peroxide क्या है, आपको कम से कम आपको पता होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर होता है HOOH, मीन्स हाइड्रोजन है इसमें और पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड इस लिंकेज को कहते हैं, जहाँ पे भी OO लिंकेज होता है इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। जहाँ पे भी OO लिंकेज होती है इसको कहते हैं हम पेरोक्साइड लिंकेज। तो फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। तो पेरोक्साइड्स कैसे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, कौन कौन से पेरोक्साइड्स हम यूज़ करते हैं जब भी हम फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, यूजुअली हम कौन से फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, लेट अस सी। चलो हम देखते हैं कौन से फ्री रेडिकल्स को हम जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से ऐसे फ्री रेडिकल्स हैं जिनको हम जनरेट करेंगे। नाउ लेट अस सी, एक हमारा पेरोक्साइड होता है MCPBA, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCPBA, इसका नाम है मेटा क्लोरो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसका नाम है MCPBA, शॉर्ट में कहते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मीन्स मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये हमारा बेंजोइक एसिड होता है, पर बेंजोइक एसिड यहाँ पे हमें चाहिए, दिस इज C डबल बॉन्ड O, व्हेन एवर पर इज यूज्ड मीन्स OO लिंकेज, OO, दिस इज H, मेटा क्लोरो। ना मेटा अभी आपको पता नहीं है मेटा क्या होता है, ये जो ग्रुप है इसके नेक्स्ट जो ग्रुप होता है इसको आर्थो कहते हैं, और इसके नेक्स्ट जो होता है इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है तो इसको कहेंगे मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के। ये यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, ये हमारा एक होता है पेरोक्साइड जिसको हम यूज़ करते हैं, ये जनरेट करता है रेडिकल्स, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सी क्या होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक होता है लाइक दिस यहाँ की तरफ, बिकॉज बोथ द ऑक्सीजन एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वी गेट ओवर हियर पेरोक्साइड। तो यहाँ पे हमें पेरोक्साइड मिलता है, इसको एक और तरीके से दिखाऊंगा, COOH।
तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे हमें मिलेगा OOH रेडिकल, यहाँ पे मिलेगा OOH रेडिकल. इट्स कॉल्ड मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPBA. यू कैन यूज हाइड्रोजन परऑक्साइड एज वेल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड में अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करोगे, इस बॉन्ड को क्लीव करोगे तो आपके पास OH रेडिकल प्लस OH रेडिकल मिलेगा, मीन्स होमोलिटिक क्लीवेज होगी. तो जब भी आप परऑक्साइड्स यूज़ करते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होगा, तो वहाँ पे रेडिकल रिएक्शन होगी. जब भी आपके पास MCPBA होगा तो वहाँ पे रेडिकल रिएक्शन होगी. तो रेडिकल रिएक्शन जब भी होंगी तो वहाँ आपको याद रखना है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स. प्राइमरी रेडिकल से कहीं पे सेकेंडरी या टर्शियरी मत बनता है, तो वहाँ पे पहले रीअरेंजमेंट करना है, वो हम देखेंगे अभी मैकेनिज्म में. नंबर थर्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करोगे इन अ रिएक्शन, इफ यू सप्लाई इलेक्ट्रिक आर्क एट हाई टेम्परेचर more than 400 degree centigrade, or you can you can write 500 degree centigrade. Electric arc, if you supply electric arc at or above 500 degree centigrade, at or above 500 degree centigrade. For example, ये रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH4 है, या आप HBr के साथ ट्रीट करते हो, Br2 के साथ ट्रीट करते हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक आर्क एट हाई टेम्परेचर मीन्स 500 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं. तो फ्री रेडिकल्स तीन तरह से जनरेट होते हैं, या तो आपकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो, या तो आप रिएक्शन कैरी आउट हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, या आप इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई कर सकते हो. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पेरोक्साइड्स, दे ऑलवेज जनरेट फ्री रेडिकल्स. दिस थिंग ऑलवेज डज नॉट जनरेट फ्री रेडिकल्स. तो आपको याद रखना है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं अगर कभी हम रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कैरी आउट करेंगे, या अगर हम रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड सच एज MCPBA कैरी आउट करेंगे, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. ये भी हमारे पास एक पर एसिड होता है, पेरोक्साइड लिंकेज इसमें भी होती है CF3CO3H. ये हमारा ट्राइफ्लोरोपर एसिड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन, फ्लोरीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज. ब्रेक दिस लिंकेज, तो यहाँ पे आपको OH रेडिकल मिलेगा. तो जनरेट यहाँ भी रेडिकल होगा, जहाँ पे भी पेरोक्साइड लिंकेज होगा, ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज होगा, वहाँ पे रेडिकल जनरेट होता है. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्टेबिलिटी को, हमने डिस्कस किया, और इसके बाद हमने डिस्कस किया जनरेट कैसे होते हैं रेडिकल्स. नाउ अब देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो उसका मैकेनिज्म कैसे होगा. मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन. Now let us discuss mechanism. Last part is topic of mechanism of free radical reaction. जब भी कहीं पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, यही मैकेनिज्म होगा. तो आपको ये मैकेनिज्म बहुत डिटेल्ड आपको स्टडी करना है. तो आपको बहुत मतलब बी हियर फॉर 5 मिनट्स, आपको मतलब पूरे माइंड के साथ इसको पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह ये रिएक्शन आएगी जहाँ पे आपका H दिया होगा. आप अगर आपको मैकेनिज्म आएगा आप उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो. तो ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. नंबर फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन भी बोलते हैं इसको, चेन इनिशिएशन. फ्री रेडिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है. फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन. इसी को हम ये भी कहते हैं चेन इनिशिएशन मतलब जनरेशन ऑफ रेडिकल. पहले स्टेप में जनरेट रेडिकल होते हैं, जनरेशन ऑफ रेडिकल्स. पहले स्टेप में हम जनरेट रेडिकल करते हैं, मतलब चेन को इनिशिएट करते हैं, जो रिएक्शन होगी उसको इनिशिएट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं. तो क्या होता है पहले स्टेप में, फॉर एग्जांपल हमारे पास ClCl है, तो यहाँ पे ClCl को हमने इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ले लिया. रिएक्शन कौन सी करनी है? फॉर एग्जांपल वी हैव टू डू दिस रिएक्शन. CH4 प्लस Cl2 gives HCl
प्लस CH3Cl, ये रिएक्शन हमें करनी है इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी जनरेशन ऑफ रेडिकल्स और चेन इनिशिएशन रिएक्शन। तो in presence of HNO, what happens? Free radicals are generated. Homolytic cleavage takes place. This bond breaks in a way that this chlorine takes its electron and this chlorine takes its electron. We get Cl radical plus Cl radical, or you can write 2 times Cl radical. Now this is first step. It's called जनरेशन ऑफ रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे हमने रेडिकल को जनरेट किया, और चेन इनिशिएशन सेटअप, हमने यहाँ पर इनिशिएट की रिएक्शन। नंबर सेकंड, चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन, अब जो हमारा रेडिकल बन गया वो और रेडिकल बनाएगा। चेन प्रोपगेशन, वो प्रोपगेट करेगा रिएक्शन को, चेन प्रोपगेशन सेटअप। तो चेन प्रोपगेशन सेटअप में क्या होगा, ये जो हमारा Cl रेडिकल था ये अब रिएक्ट करेगा विद मीथेन CH3H। यहाँ से इस रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये जो एक और इलेक्ट्रॉन रह गया ये मिथाइल के पास चला जाएगा। यहाँ पे हमें CH3 रेडिकल बन गया प्लस वी गेट HCl, तो एक प्रोडक्ट हमारा HCl आ गया। लेकिन फ्री रेडिकल रिएक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, चेन रिएक्शन होती है, यहाँ पे बहुत सारे Cl रेडिकल्स बनते हैं, बहुत सारे मिथाइल रेडिकल्स बनते हैं। दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपगेशन सेटअप। तो चेन प्रोपगेशन में हमारे और रेडिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल्स बनते हैं। ना नंबर थर्ड रिएक्शन इज, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारे फ्री रेडिकल्स की चेन बन गई वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब हमारे प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट होते हैं। नंबर थर्ड इज चेन टर्मिनेशन सेटअप। चेन टर्मिनेशन सेटअप, तो चेन टर्मिनेशन सेटअप में क्या होता है, जो हमारे रेडिकल्स बन गए, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये आपस में रिकम्बाइन होते हैं। इन चेन टर्मिनेशन सेटअप व्हाट हैपन्स, फॉर एग्जांपल हमारा CH3 रेडिकल था, ये CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से मिल गया, तो यहाँ पे हमें मिल गया CH3Cl, ये एक प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पे हमें और भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ये जो रेडिकल बन गया फॉर एग्जांपल CH3 रेडिकल, ये किसी और CH3 रेडिकल से कंबाइन होगा, बिकॉज हमारी रिएक्शन में एक ही CH3 नहीं होगा, तो ये आपस में कंबाइन करके CH3 बनाएंगे, मीन्स इथेन मॉलिक्यूल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन ऑफ द रेडिकल्स। यहाँ पे रेडिकल्स आपस में रिकम्बाइन हो गए, दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। तो ये था डिस्कशन फ्री रेडिकल्स का। आई होप आपको फ्री रेडिकल्स का कंप्लीट डिस्कशन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम। इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कार्बो एनाइन्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है GOC, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपकी GOC स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई होप आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स करोगे फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। जो भी आपको नहीं आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी एग्जाम्पल देंगे, मैं आपकी आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।